नमस्कार फ्रेंड्स। हम लोग आज विद्युत का सेकंड वीडियो बनाने वाले हैं। इसमें हम लोग विद्युत के 50 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। इसके पहले हम लोग फर्स्ट वीडियो में विद्युत के 50 प्रश्नों को सॉल्व कर चुके हैं। तो अगर आपने उसको नहीं देखा तो उसको भी देखिए और इसको भी आप देखिए और अपना नॉलेज इंक्रीज कीजिए। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। बिजली के बल्ब से हवा पूरी तरह से क्यों निकाल दी जाती है? तो हवा इसलिए निकाल दी जाती है क्योंकि उसके अंदर जो धातु लगी है टंगस्टन, वो ऑक्सीकरण न कर सके, मतलब किसी से रिएक्शन न कर सके, तभी उसको निर्वात कर दिया जाता है। तो यही ऑप्शन सही, पहला नंबर, कि टंगस्टन धातु के उपचयन को रोकने के लिए, उपचयन को ही ऑक्सीकरण कहा जाता है। देखिए अगला प्रश्न। बिजली के बल्ब के मुकाबले फ्लोरोसेंट ट्यूब अधिक पसंद की जाती है। आजकल जो रोशनी वाली ट्यूब आती है जिनमें सफेद रोशनी होती है, वो अधिक पसंद क्यों की जाती है? क्योंकि वो ज्यादातर जो ऊष्मा लेती है उसको प्रकाश में कन्वर्ट कर देती है। लेकिन जो बिजली का बल्ब होता है वो क्या करता है, जितनी ऊष्मा लेता है, जितनी विद्युत लेता है, उससे ज्यादा वो ऊष्मी ऊर्जा थोड़ा बहुत ही प्रकाश ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। मतलब वो ज्यादा गर्म होकर के हीट ज्यादा देता है और प्रकाश कम देता है। लेकिन जो ये फ्लोरोसेंट ट्यूब होती है ये प्रकाश ज्यादा देती है, हीट कम होती है। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न। विद्युत बल्ब के तंतु के निर्माण में टंगस्टन का प्रयोग होता है क्योंकि? तो टंगस्टन का प्रयोग इसलिए होता है क्योंकि टंगस्टन का गलनांक बहुत ज्यादा होता है, लगभग 3500 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। नाइक्रोम के तार हीटिंग एलिमेंट के रूप में क्यों प्रयुक्त किए जाते हैं? नाइक्रोम के तार आप लोग देखे होंगे, जो हीटर में लगा होता है तार, वो इसलिए यूज करते हैं क्योंकि अधिक से अधिक ये ऊष्मा को सहन कर सकता है। ऑप्शन नंबर सी और बी देखो, बी क्या है, इसका विशिष्ट प्रतिरोध उच्च होता है, बहुत ज्यादा ये प्रतिरोध इसका ज्यादा होता है, तथा लाल तप्त होने पर ऑक्साइड नहीं बनाता। तो ऑप्शन नंबर बी और सी दोनों सही, इसका मतलब ऑप्शन डी सही है। देखिए अगला प्रश्न। तो इसमें मेन बात ये याद रखना है कि नाइक्रोम के तार का यूज हम लोग विद्युत के हीटिंग वाले एलिमेंट्स में ज्यादा करते हैं। अगला प्रश्न 55 नंबर। ट्यूबलाइट में व्यय ऊर्जा का लगभग कितना परसेंट भाग परिवर्तित हो जाता है? 60 से 70% एनर्जी को प्रकाश में कन्वर्ट कर देती है। ये भी पूरी तरह से प्रकाश में नहीं बदलती विद्युत को, 60 से 70% ही केवल बदल पाती है। ऑप्शन नंबर डी सही है। देखते हैं अगला प्रश्न। विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर कौन सा उपकरण आधारित है? तो इसमें से देखिए पहला ऑप्शन दिया है विद्युत हीटर, ये भी गर्म होकर ही हम इसका यूज करते हैं, गर्म करके। ऑप्शन ए भी सही है। विद्युत बल्ब भी ऊष्मीय प्रभाव पर ही आधारित है, जब खूब गर्म हो जाएगा तब इसमें से प्रकाश निकलता है। ट्यूबलाइट भी इसी सिद्धांत पे काम करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी सही, सारे के सारे एलिमेंट्स कहे पे आधारित हैं, प्रकाश ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित है। अगला प्रश्न। 100 वाट वाले एक विद्युत लैंप का एक दिन में 10 घंटे प्रयोग होता है। एक दिन में लैंप द्वारा कितनी यूनिट ऊर्जा उपयुक्त होती है? तो यूनिट बराबर कैसे आप लोग करते हैं, देखिए वाट गुणे घंटे गुणे दिन बटे 1000। तो वाट यहाँ पे 100 वाट है, कितने घंटे जलता है, 10 घंटे, कितने दिन जला है, एक दिन, तो गुणे 1 बटे में 1000। हल करेंगे तो कट के 1 आ जाएगा, तो 1 यूनिट। ऑप्शन नंबर ए सही है, 1 यूनिट ऊर्जा खपत हो जाएगी। एक 100 वाट का बिजली का बल्ब 10 घंटे जलता है, तो 5 रुपए प्रति यूनिट की दर से विद्युत खर्च कितना होगा? तो 100 वाट का है, 10 घंटे जलता है, तो 1000 हो जाएगा, बटे में 1000 करेंगे तो 1 यूनिट आएगा। अब 1 यूनिट का खर्चा कितना है, 5 रुपया, तो 5 रुपया खर्चा आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न। किलोवाट घंटा किसकी इकाई है? तो किलोवाट घंटा हमेशा ध्यान रखेंगे, किलोवाट अगर है तो सिर्फ शक्ति की इकाई है, लेकिन किलोवाट घंटा अगर बोल दे तो वो ऊर्जा की इकाई है। शक्ति बस की इकाई किलोवाट या वाट ये होती है, लेकिन अगर उसमें समय का भी गुणा हो जाए, किलोवाट घंटा, किलोवाट मिनट, किलोवाट कुछ भी, समय सेकंड, तो वहां पे ऊर्जा का मात्रक हो जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न। देखिए इस सूत्र को याद कैसे कर सकते हो, देखो जैसे हमको पता है कि शक्ति बराबर क्या होता है, P बराबर W अपान टी, शक्ति बराबर कार बटे समय। तो कार बराबर कितना हो जाएगा, कार इधर गुणे में जाएगा तो T गुणे में जाएगा, तो कितना होगा, W बराबर PT हो जाएगा। और W बराबर PT का मतलब क्या है, W क्या है, कार, कार का मतलब ऊर्जा, तो ऊर्जा का मात्रक कार का मात्रक सेम होता है, तो ऊर्जा का ही मात्रक वाट इंटू समय हो जाएगा, मतलब बल वाट इंटू सेकेंड या समय जो भी हो, घंटा,
वो हो जाएगा। तो इस तरह से ये सूत्र P बराबर W/T से आया है। देखते हैं अगला प्रश्न। बिजली के खपत का बिल किसके मापन पर आधारित होता है? तो बिजली की जो खपत होती है उसको हम वाट में नापते हैं। किस में नापते हैं? वाट। ऑप्शन नंबर ए सही है। ऑप्शन नंबर ए सही है। देखिए अगला प्रश्न। 100 वाट का बिजली का बल्ब यदि 10 घंटे जले तो बिजली का खर्च कितना हो जाएगा? तो 100 वाट के बल्ब को अगर हम लोग 10 घंटे जलाएंगे तो 100 गुणे 10 गुणे गुणे 1/1000। तो यहाँ से काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 1 यूनिट आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर पहला बी सही है, 1 यूनिट आएगा। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न। तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया? तो तड़ित चालक का आविष्कार यहाँ पे ध्यान रखेंगे बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। ऑप्शन नंबर सी सही है, बेंजामिन फ्रैंकलिन। तड़ित चालक बनाए जाते हैं, किसके बनाए जाते हैं? तो जो तड़ित चालक होते हैं ये काहे के बनाए जाते हैं? ये तड़ित चालक बनाए जाते हैं तांबे के। तांबे का जो तार होता है इसकी सुचालकता बहुत ज्यादा होती है, तो इसी के बनाए जाते हैं, तांबे के बनाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही है। नीचे कथन ए तथा कारण आर दिए गए हैं, अध्ययन करके सही उत्तर नीचे दिए गए कूटों से चुनिए। तो पहला ऑप्शन दिया है तड़ित चालक इमारतों को नष्ट होने से बचाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। तड़ित चालक इसीलिए बनाए जाते हैं ताकि बिल्डिंग के ऊपर अगर बिजली गिरे तो वो बिजली को सोख करके धरती के अंदर पहुंचा दें। तो ऑप्शन नंबर पहला तो सही है। ये आवेश को पृथ्वी तक भेज देते, तो ऑप्शन नंबर बी भी सही है। मतलब कथन भी सही, कारण भी सही है। तो यहाँ पर ए तथा आर दोनों सही हैं और आर ए का सही कारण भी है। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न। विद्युत बल्ब का तंतु धारा प्रवाहित करने से चमकने लगता है, परंतु तंतु में धारा ले जाने वाले तार नहीं चमकते, इसका कारण क्या होता है? तो देखिए, कहा जा रहा है कि विद्युत का बल्ब धारा को जैसे मतलब जो टंगस्टन होता है बल्ब के अंदर, उसमें जब करंट या विद्युत जाती है तो चमकने लगता है, लेकिन तार क्यों नहीं चमकता है? तो तार इसलिए नहीं चमकता क्योंकि देखिए क्या ऑप्शन दिया है, तंतु में तारों की अपेक्षा अधिक धारा बहती है। ऐसा तो है नहीं, सेम धारा वहां भी यहाँ भी। दूसरा, तंतु का प्रतिरोध तारों की अपेक्षा कम होता है। तीसरा, तंतु का प्रतिरोध तारों की अपेक्षा अधिक होता है। धारा प्रवाहित करने से केवल टंगस्टन धातु ही चमकती। ये ऑप्शन तो बिल्कुल गलत है। अब जिसका प्रतिरोध ज्यादा होगा वही ज्यादा सहनशीलता कर सकता है। अब बहुत देर तक सहनशीलता करने पर वो चमकने लगता है, तो टंगस्टन का प्रतिरोध ज्यादा होता है। ऑप्शन नंबर सी सही। जो टंगस्टन धातु का तंतु बना होता है उसका प्रतिरोध ज्यादा होता है, तो ऑप्शन नंबर सी सही है। समानता प्रयोग में लाई जाने वाली प्रतिदीप ट्यूबलाइट पर निम्नलिखित में से कौन सा अंकित होता है? तो समांतर ट्यूबलाइट होती है, उस पर 6500 केल्विन अंकित होता है। ऑप्शन नंबर सी सही है, 6500 केल्विन। अगला प्रश्न। मानव शरीर के प्रतिरोध मानव शरीर के विद्युत प्रतिरोध के परिणाम की कोटि क्या होती है? तो ध्यान रखेंगे 10 की पावर 6 ओम होती है। ऑप्शन नंबर सी सही है। विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग होता है? तो विद्युत उत्पन्न करने के लिए यूरेनियम धातु का उपयोग किया जाता है। यूरेनियम धातु से विद्युत बनाई जा सकती, परमाणु रिएक्टर इसी से बनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। माइका क्या होता है? तो माइका क्या है? माइका एक ऐसा तत्व या ऐसा पदार्थ है जो ना तो विद्युत का सुचालक ही अच्छा है और ना ही ऊष्मा का ही सुचालक अच्छा, मतलब बहुत ही अच्छी तरीके का कुचालक है, ऊष्मा का भी और विद्युत का भी। तो ऑप्शन देखिए, ऊष्मा और विद्युत दोनों का कुचालक है माइका। माइका के वो जो होते नहीं खंभों में, जो बिजली के खंभों में जो तार आपस में एक दूसरे से कसे होते हैं, वो जो चमकदार आते हैं, गोल गोल रहते हैं, जिनमें तार बंधे होते हैं, वो माइका ही होता है। उसमें विद्युत धारा करंट नहीं जाता, ना करंट जाता है ना गर्म होते हैं, ताप भी नहीं जाता उनमें। अगला प्रश्न। जलते हुए बल्ब विद्युत बल्ब के तंतु का तापमान समानता कितना होता है? तो अभी हमने बताया था लगभग 3000 डिग्री से 3500 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास होता है। एम्पियर का एम्पियर क्या मापने की इकाई है? तो एम्पियर विद्युत धारा मापने की इकाई है। ऑप्शन नंबर बी सही है। एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? तो एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत सिर्फ सौर सेल होता है। वो सूर्य से ही ऊर्जा प्राप्त कर सकता है, जो सैटेलाइट लगे होते हैं उपग्रह में, अंतरिक्ष में। अगला प्रश्न। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने की युक्ति कौन सी है? तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन बदलता है? देखो, डायनेमो की अगर हम लोग बात करें तो ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ट्रांसफार्मर क्या करता है? ये उच्च वोल्टेज की
धारा को निम्न वोल्टेज में या निम्न वोल्टेज को उच्च वोल्टेज में कन्वर्ट करता है। विद्युत मोटर क्या करती है? ये करती है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। बिजली से जो मोटर लगी होती है वो क्या करती है? बिजली से चलती है और उसमें से चक्की वगैरह चलती है, तो ये क्या होता है? विद्युत मोटर ही विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। इंडक्टर क्या होता है? इंडक्टर जैसे होते नहीं है इंडक्टर, इंडक्टर ये कुछ नहीं होता। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न, रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण निम्नवत होता है। तो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन कन्वर्ट करता है? तो ये कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रोलाइसिस। जो सेल देखे हो ना, सेल के अंदर जो वो लगा होता है काले रंग का, इलेक्ट्रोड बोलते हैं इसको, तो यही काम करता है। जो इसके सेल के अंदर जो एनर्जी होती है, रासायनिक एनर्जी, जैसे इसमें तेजाब भरा हो या सल्फ्यूरिक अम्ल या कुछ भी हो, तो उसी को धीरे धीरे विद्युत में बदलने का काम करता है इलेक्ट्रोड। तो इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोलिसिस के द्वारा रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदलती रहती है। अगला प्रश्न, एकीकृत परिपथ में प्रयुक्त अर्धचालक चिप निम्न की बनी होती है। अर्धचालक चिप किसकी बनी होती है? सिलिकॉन की बनी होती है। ऑप्शन नंबर सी सही है। प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करने वाली युक्ति को क्या कहा जाता है? तो प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदलने वाली युक्ति को रेक्टिफायर कहा जाता है। एसी करंट को डीसी करंट में रेक्टिफायर ही चेंज करता है। अगला प्रश्न, ट्रांसफार्मर किसके लिए प्रयुक्त होते हैं? तो ट्रांसफार्मर का यूज सिर्फ एसी के रूप में होता है, एसी वोल्टेज का उपचयन या अपचयन करने के लिए। एसी को ये मतलब या तो इसका वोल्टेज बढ़ा सकता है या तो वोल्टेज घटा सकता है, सिर्फ ट्रांसफार्मर का इतना ही काम होता है। बाकी जो एसी को डीसी में या डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है वो रेक्टिफायर होता है। अगला, प्रतिदीप्त नली में सर्वाधिक समानता प्रयोग होने वाली वस्तु कौन सी होती है? तो प्रतिदीप्त नली का मतलब जैसे जो फ्लोर वो होती है ना, जैसे हम लोग प्रयोगशाला में देखते हैं प्रतिदीप्त नली वगैरह, तो उनमें क्या होता है? पारा वाष्प और कार्बन वो आर्गन ज्यादा होता है। ऑप्शन नंबर सी है। वो निर्वात होती है, उनके अंदर आर्गन गैस भरी होती है। 3 पिन बिजली के प्लग में सबसे लंबी पिन को कहाँ से जोड़ना चाहिए? उसको जोड़ना चाहिए उदासीन सिरे से। ऑप्शन नंबर सी सही है, उदासीन सिरे से, क्योंकि उसमें कोई भी आवेश नहीं होता है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, एक मकान में 2 बल्ब लगे हैं, उनमें से एक दूसरे से अधिक प्रकाश देता है, तो इनमें से कौन सा कथन सही है? तो एक ही घर में अगर एक से ज्यादा बल्ब हो और एक बल्ब धीमे जले एक बल्ब ज्यादा तेज जले, तो इसका मतलब ये होता है कि अधिक प्रकाश वाले बल्ब में रेजिस्टेंस अधिक है, मतलब उसका प्रतिरोध ज्यादा है, तभी वो ज्यादा चमक ले पा रहा है, मतलब वो तभी वो ज्यादा चमक रहा है। जो ज्यादा चमक ले रहा है इसका मतलब उसका वो क्या ज्यादा है, वो क्या बोलते हैं इसको, प्रतिरोध ज्यादा है। लेकिन कंडीशन है कि सभी समांतर श्रेणी में ही जुड़े हों। और घर की बात आती है तो घर की बात में हम लोग समांतर श्रेणी ही मान के चलते हैं कि सबको समांतर क्रम में ही जोड़ा जाता है। वो समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, समांतर श्रेणी नाम आ रहा है। समांतर क्रम होता है, एक श्रेणी क्रम होता है। और समांतर श्रेणी तो हम लोग अंग्रेज उसमें पढ़ते हैं ना, मैथ में, एपी और जीपी। देखिए अगला प्रश्न, 1 किलोवाट घंटा का मान कितना होता है? तो 1 किलोवाट घंटा का मान 3.6 × 10⁻6 जूल होता है, इसको ध्यान रखना है। अगला, फ्लोरोसेंट लैंप में चोक का काम क्या होता है? चोक आप लोग देखे हैं ना घरों में, वो शादी वादी जब होती है तो उसमें हर एक खंभे में बल्ब के साथ एक रॉड के साथ एक चोक बांध दिया जाता है। तो चोक का काम पता क्या होता है? चोक का काम होता है कम करना। ऑप्शन नंबर सी सही है। प्रतिरोध कम करेगा तो बिजली की खपत कम लगेगी, तो कम बिजली में भी ज्यादा तेजी से जलेगा, ज्यादा रोशनी देगा। तो ये होता है। चालक का विद्युत प्रतिरोध किससे स्वतंत्र होता है? तो जो चालक का विद्युत प्रतिरोध होता है उसमें दाब से कोई मतलब नहीं होता। तो प्रतिरोध है, ताप बढ़ाने से प्रतिरोध क्या होता है? बढ़ जाता है, लेकिन दाब से कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ता। ऑप्शन नंबर बी सही है, बी ऑप्शन सही है। अगला, यदि किसी प्रारूपी पदार्थ का वैद्युत प्रतिरोध गिरकर शून्य हो जाता है तो उस पदार्थ को क्या कहा जाता है? तो किसी पदार्थ का अगर विद्युत प्रतिरोध गिरकर शून्य हो जाए, मतलब उसमें कुछ प्रतिरोध ही ना रहे, जितनी धारा भेजो उतनी सबकी सब वो प्रकाश में कन्वर्ट कर दे, उस बिजली का पूरी तरह से यूज कर दे, उसे बोलते हैं अतिचालक पदार्थ। ऑप्शन नंबर ए सही है। ऐसे पदार्थ होते नहीं है, ये सिर्फ आदर्श की बात है।
हर एक पदार्थ कुछ ना कुछ एनर्जी खा ही जाता है अपने अंदर, उसी को बोलते हैं प्रतिरोध। अगला प्रश्न, यदि किसी प्रतिरोधक तार को लंबा किया जाए तो उसका प्रतिरोध क्या होगा? तो आर बराबर क्या पढ़ा गया है, आर बराबर रो इंटू एल अपान ए होता है। तो आर प्रोपोर्शनल किसके हो गए? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एल के, यानी आर एल जितना बढ़ेगा उतना आर भी बढ़ेगा। तो ऑप्शन नंबर देख लेते हैं कौन सा सही है। यदि किसी प्रतिरोधक तार को लंबा किया जाए तो उसका प्रतिरोध क्या होता है? उसका प्रतिरोध भी बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला, विद्युत मरकरी लैंप में क्या रहता है? तो विद्युत मरकरी लैंप में रहता है, क्या रहता है? कम दाब पर पारा रहता है। विद्युत मरकरी लैंप में क्या रहता है? कम दाब पे पारा। पारा भरा होता है कम दाब पर, उसके अंदर दाब कम होता है। दाब ज्यादा हो जाएगा तो खुद ही फट जाएगा वो। दाब कम होता, बाहरी का दाब ज्यादा होता, वायुमंडलीय दाब ज्यादा होता, उसके अंदर का दाब कम होता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। बिजली के पंखे की गति बदलने के लिए प्रयुक्त साधन कौन सा है? तो उसको बोलते हैं रेगुलेटर, रेगुलेट करता रहता है। ऑप्शन नंबर बी सही है, कम ज्यादा करने वाले यंत्र को बोलते हैं रेगुलेटर। अगला, एमसीबी जो लघु पथन यानी शॉर्ट सर्किट के मामले में विद्युत की पूर्ति को काट देता है, काम करता है, क्या काम करता है? वो तापन के प्रभाव पर ही काम करता है, उसी को एमसीबी का मतलब क्या होता है? आजकल तो एमसीबी होती है, नहीं पहले जो घरों में यूज होता था उसी को फ्यूज तार बोलते थे, कि ज्यादा बिजली आ गई तो वो वहां से कट मार देता था, मतलब वो तार वहां से गल के टूट जाता था। तो गल के टूटने का मतलब ऊष्मा ज्यादा मिल गई तो गर्म होकर हीट होकर टूट जाता था, वही काम आज एमसीबी करती है। ऑप्शन नंबर डी सही है। 1 वोल्ट कितने के बराबर होता है? तो V बराबर क्या पढ़े हो? W अपॉन Q, है ना? W बराबर V Q या V बराबर W अपॉन Q। V क्या है? विभवांतर, W क्या है? कार्य, और Q क्या है? आवेश। तो कार्य का मात्रक बटे आवेश का मात्रक, कार्य का मात्रक जूल, आवेश का मात्रक कूलाम। तो जूल प्रति कूलाम हो जाएगा विभव का मात्रक। विभव क्या है? विभव है वोल्ट का मात्रक, वोल्ट क्या है? वोल्ट है विभव का मात्रक। तो जूल प्रति कूलाम ऑप्शन नंबर बी सही है। ये होता है 1 वोल्ट के बराबर, 1 जूल प्रति कूलाम। अगला, जब साबुन का बुलबुला आवेशित किया जाता है तब क्या होता है? जब साबुन का बुलबुला आवेशित किया जाता है तब यह क्या होता है? तो यह सिकुड़ जाता है। नहीं, गलत, ये फैल जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। साबुन के बुलबुले को अगर हम लोग आवेशित करेंगे ना तो ये फैल जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही है। ऐसा किस लिए होता है? देखो, साबुन का बुलबुला है, ठीक, अब इसके अंदर कुछ ना कुछ तो आवेश होंगे, कुछ धन आवेश, कुछ ऋण आवेश। तो अब इसको और आवेशित करोगे तो और आवेशित करने से क्या होगा? इसमें आवेशों की मात्रा बढ़ेगी कि घटेगी? आवेशों की मात्रा बढ़ी, इसका मतलब क्या हो गया? ये इसका आकार बढ़ गया, फैल जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही है। डायनेमो एक मशीन है जिसका काम क्या होता है? तो डायनेमो एक मशीन होती है जिसका काम क्या है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करना। डायनेमो देखे हो ना, जनरेटर, जो हम लोग शादी ब्याह में जनरेटर देखते हैं। जनरेटर तो खैर सिर्फ इंजन होता है, उसके आगे जो मशीन टाइप में लगी होती है वो जनरेटर वो होता है, डायनेमो होता है। वो घूमता है तो विद्युत बनती है, विद्युत बनती है तो आगे जाके लाइट वगैरह जलती है। तो उसी यांत्रिक ऊर्जा को ये विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है डायनेमो। अगला, एक धारावाही चालक किससे संबंधित होता है? तो धारावाही चालक का मतलब क्या है? देखो, जैसे कोई तार है, इस पे धारा बह रही, विद्युत धारा बह रही है, तो इसके चारों तरफ मतलब 360 डिग्री पर चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र दोनों साथ साथ बनते जाते हैं। विद्युत चुंबकीय बल रेखाएं साथ में बनती जाती है, चुंबकीय बल रेखाएं भी और विद्युत बल रेखाएं भी, और वे एक दूसरे के 90 डिग्री कोण पे बनती हैं। इसी को मैक्सवेल का सिद्धांत भी कहा जाता है। तो ये होता है कि जब किसी धारावाही चालक में विद्युत धारा बहती है तो उसमें विद्युत चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। अब हमारा अंतिम प्रश्न है। तो मैंने जो भी प्रश्नों का आंसर दिया, अगर आपको इसमें किसी को डाउट लग रहा हो तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं उसको फिर से डिस्क्राइब कर दूंगा। आप कमेंट में पूछ सकते हैं या फिर मेरी ईमेल आईडी dh713054@gmail.com पे भी आप बात कर सकते हैं। dh713054@gmail.com। तो ये ईमेल आईडी सबसे अच्छा माध्यम होता है, ईमेल आईडी वाला। इस पे आप अपना जो भी कमेंट हो कर सकते हैं, उसको आपको आंसर जरूर दे दूंगा।
अगला प्रश्न, कौन सा उपकरण विद्युत प्रतिरोध को मापता है? तो विद्युत प्रतिरोध को कौन सा उपकरण मापता है? ये ओम मीटर मापता है। ओम ओम किसका मात्रक है? प्रतिरोध का। तो ओम मीटर इसका मापता है ये विद्युत प्रतिरोध को। एमीटर क्या मापता है? विद्युत धारा मापता है। वोल्ट मीटर विभव मापता है। पोटेंशियोमीटर भी विभव मापता है। ये आवेश मापता है। तो इस तरह से डी ऑप्शन सही है कि कौन सा उपकरण विद्युत प्रतिरोध को मापता है? ऑप्शन नंबर डी, ओम मीटर। तो इस तरह से हमने आज इन प्रश्नों को हल किया। कैसा लगा आपको वीडियो जरूर बताना। जो भी कमी हो, शिकायत हो, जो भी आपकी बात हो, कमेंट में जरूर बताइए। मैं उसको आगे से सुधारने का प्रयास करूंगा। नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि मेरा भी सपोर्ट कुछ हो सके और आपको भी नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।